हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसएस एग्जाम स्टडी पॉइंट बाय अभिनंदन अग्रवाल। चलिए, तो आज अपन बात करने जा रहे हैं सीजीएचएस की, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की। ये क्या अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। एग्जाम पर्पज से देख लीजिए या फिर आप अपनी जनरल लाइफ के हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि अगर आप सीजीएचएस कवर्ड एरिया में रह रहे हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, और अगर आपने प्लास्टिक कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया है तो प्लास्टिक कार्ड की अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस है, कैसे अपन ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं डॉक्टर्स के लिए, क्या रेफरल सिस्टम होता है उसमें, ठीक है, कितने दिनों के अंदर मेडिकल बिल ऑफिस में सबमिट करने रहते हैं, कौन सा फॉर्म उसके लिए यूज होता है। आज अपन यहाँ पे कोशिश करेंगे कि ए से जेड तक सीजीएचएस के बारे में सभी कुछ कवर कर ले। अपन छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात इसके अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो, आपको ये ध्यान से समझनी है ये सभी चीजें, क्योंकि अपने ये जनरल लाइफ में भी अपने बहुत काम की चीज है। तो शुरू करते हैं। हाँ, तो अपन बात कर रहे हैं, देखिए सीजीएचएस की। सीजीएचएस की सबसे पहले फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ये स्कीम किसके लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। क्या सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए? नहीं है। कुछ है, जैसे रेलवे एम्प्लॉयज है उनके लिए नहीं है, उनके जैसे शायद डिफेंस ऑडिट है, डिफेंस ऑडिट के लिए ईसीजीएस होता है। जैसे सीजीएचएस होता है वैसा उनका ईसीजीएस टाइप कुछ होता है, उनके लिए अलग से क्या वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं। तो ये अपने किसके लिए है? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। क्या सभी के लिए? नहीं, लेकिन मैक्सिमम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बेनिफिटेड है। और किसके लिए है? पेंशनर्स के लिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो रिटायर हो जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद ये एप्लीकेबल है। चलिए, सबसे पहले अपन इसमें बात करेंगे सीजीएचएस कवर्ड एरिया डिमार्केशन। डिमार्केशन मतलब एक अपन जहां अपना रेजाइड, अपन जहां पे अपना रेजिडेंशियल एड्रेस है वहां से नहीं सॉरी जहां वेलनेस सेंटर है, वेलनेस सेंटर के चारों तरफ की जो रेडियस है वो कहां तक है ना, जो सीजीएचएस एरिया कवर माना जाता है, इसमें इसकी बात करेंगे। तो देखिए, सीजीएचएस वेलनेस सेंटर जनरली क्या है, ये बात क्या है, जनरली कही जा रही है, ये सभी जगह एप्लीकेबल नहीं होगी। जनरली जो 5 किलोमीटर का रेडियस है वो सीजीएचएस कवर्ड एरिया माना जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सीजीएचएस वेलनेस सेंटर है तो इसके चारों तरफ का जो 5 किलोमीटर का एरिया है वो क्या माना जाएगा? सीजीएचएस कवर्ड एरिया माना जाएगा। लेकिन ये बात स्पेसिफाई नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा हो ही। ये डिपेंड करता है, आपके जो सीजीएचएस का एडिशनल डायरेक्टर होता है वो नोटिफाई करता है सीजीएचएस कवर्ड एरिया। मतलब अलग अलग सिटीज में एडिशनल डायरेक्टर अपने हिसाब से बताता है कि वेलनेस सेंटर के कितने रेडियस का एरिया सीजीएचएस कवर माना जाएगा, लेकिन जनरली कितना है उसमें? 5 किलोमीटर है। सेकंड बात करेंगे, अगर मान लो कोई सर्विंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मतलब अभी सर्विस वो कर रहा है, और अगर वो रेजाइड कर रहा है सीजीएचएस एरिया, जो सीजीएचएस एरिया है उसके बाहर अगर वो रह रहा है तो वो किसमें कवर्ड होता है? वो सीएसएमए रूल्स में कवर्ड होता है। किसमें कवर्ड होता है? सीएसएमए रूल में। सीएसएमए रूल्स क्या है? सेंट्रल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस। सेंट्रल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स है 1944, वो उसके अंदर कवर होता है। उसकी बात अपन फिर कभी कर लेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि ये जो एम्प्लॉय है जो सीजीएचएस में कवर नहीं है, लेकिन इसके पास क्या है? वन टाइम चॉइस रहती है। इसके पास वन टाइम चॉइस रहती है ऑप्ट करने की सीजीएचएस को। अगर मान लो वो सीजीएचएस एरिया में नहीं है लेकिन वो चाहता है कि नहीं, मैं सीजीएचएस कार्ड होल्डर बनना चाहता हूं, मैं सीजीएचएस बेनिफिशियरी बनना चाहता हूं, तो वो क्या है, एक बार अपनी पूरी सर्विस में वो एक बार क्या कर सकता है? सीजीएचएस के लिए सीजीएचएस को ऑप्ट कर सकता है, ठीक है। चलिए, अब अपन आगे बात करेंगे इसमें कि सीजीएचएस के बेनिफिट्स की। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब अपन बात करेंगे सीजीएचएस के बेनिफिट्स की। तो आपको बेनिफिट्स कब मिलना शुरू होंगे? व्हेन यू अप्लाई सीजीएचएस कार्ड। आपने सीजीएचएस कार्ड के लिए अप्लाई किया, उसके बाद क्या होता है कि एक आपका जैसे वो प्रोसेस होता है तो एक ऑनलाइन आपकी क्या रिसीट आ जाती है। वो रिसीट आप डाउनलोड कर लीजिए और उसके थ्रू आप क्या है कहीं पे भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं जब तक आपका सीजीएचएस कार्ड बनके नहीं आता है, ठीक है।
पॉइंट नंबर 2 बात करेंगे अपन, क्या सीजीएचएस कार्ड कंपलसरी है? तो ये मैं आपको बता चुका हूं, क्या कंपलसरी है क्या? हाँ है, लेकिन कब? जब आप सीजीएचएस एरिया में रेजाइड कर रहे हैं। अगर आप सीजीएचएस एरिया में हैं तो आपको कंपलसरी रूप से सीजीएचएस लेना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। और ऑप्शनल कब है वो मैं आपको बता चुका हूं, कि आप सीजीएचएस एरिया में नहीं रह रहे हैं तो आपके पास ऑप्शनल आप चाहे तो ले सकते हैं और चाहे तो नहीं भी ले सकते, लेकिन अगर लेंगे तो कितना, लाइफ में एक ही बार आपको ये ऑप्शन मिलेगा। सेकंड बात, थर्ड बात करेंगे अपन कि जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति है, उसने ज्वाइन किया सेंट्रल गवर्नमेंट की उसने सर्विस ज्वाइन की है, तो जब वो इंटीमेट करेगा अपना रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफिस को, जैसे ही उसने बताया कि मैं इस एरिया में रह रहा हूं, तो फिर क्या होगा कि ऑफिस क्या करेगा, ऑफिस देखेगा कि वो एरिया क्या सीजीएचएस कवर है, तो उसके हिसाब से क्या करेगा, वो सीजीएचएस कंट्रीब्यूशन रिकवर करेगा। जो भी रेट है, जो भी उसकी डेजिग्नेशन है, जो भी उसकी पे है, बेसिक पे है, उसके हिसाब से अलग अलग कंट्रीब्यूशन होते हैं, वो अपन आगे बात करेंगे। उसके हिसाब से वो रिकवर करेगा, वेदर कार्ड इश्यूड और नोट, चाहे कार्ड इश्यू हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे आपने ज्वाइन किया और अगर आप सीजीएचएस कवर एरिया में आ गए तो आपको सीजीएचएस कंट्रीब्यूशन देना ही पड़ेगा, चाहे आप कार्ड बनवाओ चाहे नहीं बनवाओ, वो आपका कंट्रीब्यूशन तो चलता ही रहेगा। एक इसमें पॉइंट और है, अगर मान लो कोई सीजीएचएस बेनिफिशियरी है, कोई सीजीएचएस कार्ड होल्डर है, तो वो कहीं पे गया है, घूमने गया था, वो कहीं पे किसी दोस्त के पास मिलने हुए गया था, किसी रिलेटिव के पास गया था, वहां वो बीमार हो गया, लेकिन वो एरिया क्या है, वो एरिया कवर्ड नहीं है, एरिया नॉट कवर्ड अंडर सीजीएचएस, वो एरिया कवर नहीं है किसके, सीजीएचएस के अंडर नहीं है वो एरिया। तो अब क्या होगा, तो इसके पास एक ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, यहां लिख देता हूं मैं, कि ये ट्रीटमेंट ले सकता है, किससे, ये ट्रीटमेंट ले सकता है जो सीएसएमए रूल्स है ना, जो अपन ने पढ़ाया था, जो अगर सीजीएचएस में नहीं है अगर, तो वो सीएसएमए रूल्स में कवर होता है, तो वो यहाँ पे भी ट्रीटमेंट ले सकता है। ठीक है, कोई भी बेनिफिशियरी है सीजीएचएस, वो बीमार हो गया और वो ऐसी जगह पे बीमार हुआ कि वो एरिया सीजीएचएस में कवर नहीं है, तो वो कहां पे ट्रीटमेंट ले सकता है, वो सीएस रूल्स के अंडर में ट्रीटमेंट ले सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अपन बात करेंगे फैमिली की डेफिनेशंस की, देखिए ये फैमिली की डेफिनेशंस क्या है, थोड़ी सी डिफरेंट है। तो अपन क्या है कि अभी यहाँ पे बात कर लेंगे कि जो ट्रेवलिंग अलाउंसेज जो एलटीसी है उसमें फैमिली का मतलब क्या है, और अपना जो सीजीएचएस है या फिर सीएस है, सीएसएमए रूल्स है, उसके अंडर फैमिली का क्या मतलब है, इन दोनों के अंदर क्या है, फैमिली का थोड़ा अलग अलग मतलब दिया गया है, तो वो अपना समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा दिमाग पे आपको जोर डालना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो अगर ट्रैवलिंग अलाउंसेज की और एलटीसी की बात करते हैं अपन, लीव ट्रैवल कंसेशन की, तो वहां पे क्या है, अपन दो चीजें पढ़ेंगे। एक तो डिपेंडेंट होना तो जरूरी है ही, अगर आप फैमिली में आ रहे हैं, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अगर फैमिली में इंक्लूड होना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट तो होना जरूरी है ही। साथ के साथ उसमें दो कंडीशन होती है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ रह रहे हैं या फिर नहीं रह रहे हैं। तो देखिए पहली कंडीशन अपन देखते हैं कि जो लोग डिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट होना जरूरी है, और रेजाइड विथ एम्प्लॉय मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ नहीं रह रहे हैं। अगर रहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इस कंडीशन में क्या है, रहते हैं तो ये एप्लीकेबल होगा ही, लेकिन अगर नहीं रहते तो भी कब कब एप्लीकेबल होता है। तो पहला तो केस है वाइफ का, अगर आपकी वाइफ है या आपका अगर कोई वाइफ जो फीमेल एम्प्लॉय है तो उसका हस्बैंड, ये दोनों क्या आएंगे, ये दोनों यहाँ पे कवर होंगे, चाहे साथ में रह रहे हो चाहे नहीं रह रहे हो। वैसे तो इनको इन दोनों को एक दूसरे का डिपेंडेंट नहीं मानते, इसको एक ही यूनिट माना जाता है, लेकिन अपन समझने के हिसाब से मानते हैं कि डिपेंडेंट भी है लेकिन उनके साथ में नहीं रह रहे हैं, तो भी ये क्या है, कवर होंगे। दूसरा पेरेंट्स और स्टेप पेरेंट्स, और तीसरा है टू चिल्ड्रंस या स्टेप चिल्ड्रंस, जिनकी
जब तक उनकी शादी नहीं होती है, अनमैरिड हैं, जब तक वो अर्निंग स्टार्ट नहीं करते हैं, या जब तक वो 25 साल के नहीं हो जाते हैं, इन तीनों कंडीशन अगर वो फुलफिल नहीं करते हैं तो वो क्या है, वो उसके फैमिली में इंक्लूड होंगे, रेजिडाई विद गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नोट। ये तीनों अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ रह रहे हैं तो अच्छी बात, अगर नहीं रह रहे हैं तो भी टीए और एलटीसी में इनको क्या माना जाएगा, फैमिली मेंबर माना जाएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, और वो चाहे तो इससे रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स है वो उसको मिलेंगे या उसको गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। सेकंड बात करेंगे अपन कि जो डिपेंडेंट तो है लेकिन इनको क्या है, इनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ रहना जरूरी है। अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ नहीं रहते हैं तो फिर बाद में इनको क्या फैमिली में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसमें कौन है, डॉटर और सिस्टर हैं। जैसे जो आपकी बेटी है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बेटी है, अगर वो अनमैरिड है तो भी वो क्या है, उसकी फैमिली में रहेगी। शादी होने के बाद क्या है, वो फैमिली मेंबर से निकल जाती है। लेकिन अगर उसका डाइवोर्स हो गया और अगर वो विडो हो गई तो ये तीन कंडीशन, अनमैरिड, डाइवोर्स और विडो, ऐसे में या तो उसकी डॉटर या फिर उसकी सिस्टर, सिस्टर किस पे डिपेंडेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे, और उसकी डॉटर, इन तीन कंडीशन है। अगर अनमैरिड है, वो डाइवोर्स्ड और विडो है, तो वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की फैमिली मेंबर मानी जाएगी। दूसरा, अनमैरिड माइनर ब्रदर्स, जो माइनर ब्रदर्स है वो अनमैरिड है, उनको भी क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की फैमिली मेंबर माना जाएगा। वो कब माना जाएगा ये समझना, किस कंडीशन में, ये टीए और एलटीसी की बात कर रहे हैं अपन, टीए और एलटीसी के संबंध में बात कर रहे हैं। अभी सीजीएचएस और सीएस के बारे में अभी अपन आगे बात करेंगे। तो देखिए दोबारा सुन लीजिएगा कि यहाँ पे क्या डिपेंडेंट तो है लेकिन साथ में रहना जरूरी नहीं है। कौन कौन है, वाइफ है, पेरेंट्स, स्टेप पेरेंट्स है, चिल्ड्रन है और स्टेप चिल्ड्रन से, कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, इनकी जब तक शादी नहीं हो जाती, अगर शादी हो गए तो फैमिली मेंबर से हट जाएंगे, अगर उन्होंने अर्निंग स्टार्ट कर दी तो फैमिली मेंबर से हट जाएंगे, और अगर 25 साल के हो गए तो भी वो फैमिली मेंबर से हट जाएंगे। अर्निंग की बात करेंगे कितनी, 9, अगर ना वो आगे बात करते हैं अर्निंग्स की ना। इसके बाद में यहाँ पे डिपेंडेंट तो है लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ भी रहने चाहिए, डॉटर, सिस्टर, अनमैरिड, माइनर ब्रदर्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे उसकी सीजीएचएस और सीएसएमए रूल्स में किसको फैमिली मेंबर माना जाता है। चलिए अब अपन फैमिली की बात करेंगे किसके संबंध में, सीजीएचएस के संबंध में। यहां से शुरू करते हैं सीजीएचएस सीएमए। देखिए स्पाउस, अपन ने हस्बैंड वाइफ की जगह क्या कर लिया, स्पाउस, ये फैमिली में आएगा। सन, सन की वही 3 कंडीशन है, अगर मैरिड हो गया तो फैमिली से निकल जाएगा, अगर उसने पैसे कमाना शुरू कर दिया फैमिली से निकल जाएगा। कितने पैसे, अगर आज की डेट में 9,000 प्लस डियरनेस अलाउंस, अगर इससे ज्यादा कमा रहा है वो तो वो इससे निकल जाएगा, या फिर 25 साल का हो गया। तीसरा, पेरेंट्स और अडॉप्टिव पेरेंट्स। इसमें देखिए, इसमें क्या है, जो स्टेप पेरेंट्स है ना वो इसमें नहीं है। टीएलटीसी में क्या आ रहे थे, स्टेप पेरेंट्स की बात कर रही थी, यहाँ पे कौन से, अडॉप्टिव पेरेंट्स। मतलब जिस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को किसी ने मान लो अडॉप्ट कर लिया हो तो उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स हो गए, तो वो इसमें कवर हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे डॉटर और सिस्टर, वही सेम कंडीशन है, अनमैरिड हो, डाइवोर्स्ड हो, विडो हो। ठीक है, ये चारों बात तो सेम हो गई, केवल इसमें पेरेंट्स वाली डिफरेंट है कि इसमें स्टेप पेरेंट्स नहीं है, उसमें स्टेप पेरेंट्स थे। नेक्स्ट बात करेंगे अपन परमानेंट डिसेबल सन और ब्रदर। परमानेंट डिसेबल सन और ब्रदर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अपन देखिए ब्रदर की कहां तक बात कर रहे थे, जब वो माइनर हो, अनमैरिड हो, माइनर हो, अनमैरिड हो, तब अपन फैमिली में इंक्लूड कर रहे थे। लेकिन यहां पे क्या होगा, अगर वो परमानेंट डिसेबल है, और सन की कहां बात कर रहे थे, सन की इन 3 कंडीशन में बात कर रहे थे। लेकिन अगर सन और ब्रदर दोनों क्या है, अगर परमानेंट डिसेबल है तो इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, ये इन रेस्पेक्टिव ऑफ एज ये इसके क्या है, फैमिली मेंबर्स माने जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के। ये बात ध्यान दे लेना। नेक्स्ट बात करेंगे अपन इसमें परमानेंट डिसेबिलिटी का क्या मतलब है, परमानेंट डिसेबल क्या होता है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। अगर डिसेबिलिटी 40% हो, अगर डिसेबिलिटी कितनी हो, 40%, याद कर लेना इसको, या फिर उससे ज्यादा हो, तो उसको क्या कहते हैं अपन, परमानेंट डिसेबल कहते हैं। और परमानेंट डिसेबल सन और ब्रदर हमेशा क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की फैमिली में इंक्लूड होंगे, और वो उनकी वूल लाइफ तक। अब इसमें एक बात और सुन लीजिएगा, जैसे मान लो कोई फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है,
कोई फीमेल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो वो किसको डिपेंडेंट बनाएगी? वो किसको डिपेंडेंट, वो दो को डिपेंडेंट बना सकती है। या तो वो पेरेंट्स है अपने, उसको डिपेंडेंट उनको बना सकती है, या फिर उसकी शादी होके वो चली गई तो अब उनके पेरेंट इन लॉज है जो अपने उसके सास ससुर है उनको डिपेंडेंट बना सकती है। तो इसमें क्या है, इसमें ऐसा कहा गया है कि इसके पास में क्या है, ऑप्शन है, या तो पेरेंट्स को बना ले या पेरेंट इन लॉज को बना ले। लेकिन अगर वो चाहे तो ऑप्शन कैन बी चेंज वंस इन ए सर्विस, केवल एक बार अपनी वो पूरी लाइफ में क्या है चेंज। जैसे अपन बात कर रहे थे ना कि जैसे सीजीएचएस कवर एरिया में जो नहीं रहता है वो अगर सीजीएचएस लेना चाहे तो वो वन टाइम सर्विस में, ऐसे ये क्या है, ऐसे पहले इसने क्या कर रखा था कि इसकी शादी नहीं हुई थी तो इसने पेरेंट्स को क्या डिपेंडेंट बना रखा था। अब क्या करेंगे, इनकी शादी हो गई तो अब ये चाहते हैं कि मैं अपने पेरेंट इन लॉज को डिपेंडेंट बनाऊं, तो ये बना सकते हैं। लेकिन ये वापस ऐसा नहीं है कि पेरेंट इन लॉज को बना लिया अब मैं वापस पेरेंट्स को बनाना चाहती हूँ या फिर वापस पेरेंट इन लॉज को, नहीं। एक बार इन्होंने इनको इधर से इधर आ गए तो फिर वापस इधर से इधर नहीं आ सकते हैं। ऐसे ही होम टाउन का होता है, जैसे मान लो आपका होम टाउन है तो आपका जो एचओडी है ना वो अप्रूव करे तो आपका पूरी सर्विस के दौरान एक बार आप अपना होम टाउन चेंज करवा सकते हैं। जैसे आपका होम टाउन आपने जयपुर डाल रखा है, जयपुर से आप डालना चाहते हैं जोधपुर, तो वो एक बार ही चेंज होगा और उसमें सेटिस्फाई होना चाहिए एचओडी, तभी वो हो पाएगा। उसके बाद में अगर आपने जोधपुर, अगर आपने अपना होम टाउन ले लिया तो वापस आप जयपुर उसको कन्वर्ट नहीं करवा सकते। बहुत सारी चीजें ऐसी है यहाँ पे जो केवल एक बार ही होती है। ठीक है, तो समझ में आया। एक यहाँ पे 40% वाला ध्यान रख लेना, एक फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये इंपॉर्टेंट है और बाकी तो सब चीजें नॉर्मल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अपन बात कर रहे थे डिपेंडेंसी के लिए इनकम लिमिट। तो अगर जो भी आपको फैमिली में इंक्लूड करवाए थे वो डिपेंडेंट कब माने जाएंगे, जब उनकी इनकम 9,000 पर मंथ प्लस जो भी डियरनेस रिलीफ या अलाउंसेज है उस टाइम पे, अगर इन दोनों को मिला के जो इनकम आ रही है वो या तो उनके इक्वल हो या फिर उससे कम हो तो वो क्या माने जाएंगे, डिपेंडेंट माने जाएंगे। लेकिन ऐसा स्पाउस के केस में नहीं है। अगर आपकी वाइफ या फिर अगर फीमेल एम्प्लॉय है तो उनका हस्बैंड, अगर उनकी इनकम इनसे ज्यादा है ना तो भी वो तो क्या है, पार्ट, मैंने पहले ही बताया, वो एक यूनिट मानी जाती है, उनको डिपेंडेंट नॉन डिपेंडेंट नहीं माना जाता है। तो ये डिपेंडेंसी के लिए इनकम कितनी, 9,000 पर मंथ प्लस जो भी डियरनेस रिलीफ या अलाउंसेज उस टाइम पे उसके इक्वल या उसके कम हो तो वो क्या है, डिपेंडेंट माना जाएगा। नेक्स्ट अपन कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो कंट्रीब्यूशन देखिए जो लेवल है, जो 7 पे कमीशन में लेवल दिया गया है उसके हिसाब से कंट्रीब्यूशन जाता है पर मंथ। जैसे लेवल 1 to 5 है तो इनका कंट्रीब्यूशन जाएगा 250 रुपीज, लेवल 6 है उनका कंट्रीब्यूशन जाएगा 450, लेवल 7 to 11 है इनका जाएगा 650 और 12 एंड अबोव का कितना जाएगा 1000 रुपीज। ठीक है, अब इसमें लेवल 5 तक का मतलब है, जैसे हम अपने डिपार्टमेंट की बात करूंगा मैं, ऑडिटर या जो भी अकाउंटेंट है उनका होता है लेवल 5, तो उनकी ग्रेड पे कितनी है 2800, तो 2800 ग्रेड पे का कितना है 250। लेवल 6 मतलब क्या हो गया, सीनियर ऑडिटर या सीनियर अकाउंटेंट, उसकी ग्रेड पे है 4200, तो 4200 ग्रेड पे वाले का कितना 450। और लेवल 7 का मतलब है डबल ए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या अकाउंट्स ऑफिसर जिसकी ग्रेड पे है 4800, उसका कितना हो गया 650। ठीक है, तो ये लेवल और कंट्रीब्यूशन ये एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस इधर से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अब इसमें एक दो बातें और है कंट्रीब्यूशन में, उसकी बात करते हैं कि मान लो हस्बैंड और वाइफ, तो अपन कर रहे थे हस्बैंड वाइफ का। देखिए क्या है, अगर दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो सीजीएचएस डिडक्शन का क्या रहेगा, क्या दोनों के से कटेगा या फिर एक से कटेगा? चलिए बताइए बताइए, क्या दोनों से कटेगा, क्या दोनों से रिकवर होगा या फिर एक से ही होगा? तो मैं बता देता हूं, देखो कभी भी ऐसी कंडीशन होती है ना तो हमेशा रिकवरी किससे होगी, एक से ही होगी, दोनों में से, या तो हस्बैंड से होगी या वाइफ से होगी, लेकिन किससे होगी, जिसका पे हायर हो, हायर पे वाले से क्या होगी, रिकवरी होगी सीजीएचएस की। ठीक है, और केवल किससे होगी, दोनों में से एक से होगी। नेक्स्ट बात करेंगे अपन पेंशनर की और फैमिली पेंशनर्स की। उस कंडीशन में सीजीएचएस कंट्रीब्यूशन रेट क्या होगी, तो कंट्रीब्यूशन रेट होगी पे है ना एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट।
रिटायरमेंट के टाइम पे उसका पे था, मान लीजिए अभी अपन ने बात की थी, वो लेवल किस में था, अगर लेवल वो 12 में था तो वो कितना ही रहेगा उसका सीजीएचएस डिडक्शन 1000 रुपये पर मंथ। ठीक है, ठीक है। अब फैमिली पेंशनर्स की बात कर लीजिए, उसकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ होगी तो डेथ के टाइम पे उसकी क्या पे है, तो उसके हिसाब से क्या है कंट्रीब्यूशन उसका काटा जाएगा। तो पेंशनर में कब, रिटायरमेंट पे जो पे है उसके हिसाब से, और फैमिली पेंशन की कंडीशन में डेथ पे जो पे है उसके हिसाब से सीजीएचएस कंट्रीब्यूशन कटेगा। चलिए वो एडवांस की बात करेंगे। मेडिकल एडवांस की बात कर रहे थे तो देखो, एक तो होता है इंडोर ट्रीटमेंट और एक होता है आउटडोर ट्रीटमेंट। इंडोर ट्रीटमेंट मतलब आप जब भी कोई एडमिट हो रहे हो या फिर कोई ऑपरेशन करवा रहे हो उससे रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है, इन दोनों कंडीशन में कितना मेडिकल एडवांस मिल सकता है, 90%। जो भी आपका एस्टिमेट है उसका कितना मिल सकता है, 90% मिल सकता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लेकिन आउटडोर ट्रीटमेंट में भी मिल तो सकता है 90%, लेकिन कब मिलेगा, अगर वो अमाउंट है ना वो 10,000 से ज्यादा है। अगर जो वो एस्टिमेट अमाउंट अगर वो 10,000 से ज्यादा है तभी आउटडोर ट्रीटमेंट में क्या मिलेगा, मेडिकल एडवांस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए ये कितना है 9,000 आउटडोर ट्रीटमेंट का, तो मेडिकल एडवांस नहीं मिलेगा। दूसरा, एडवांस रिलीज करने के लिए डिपार्टमेंट को कितना 10 दिन का टाइम दिया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा कि 10 दिन के अंदर आपने अप्लाई किया, 10 दिन के अंदर इनको क्या है मेडिकल एडवांस आपको क्रेडिट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब सीजीएचएस सेंटर पे अपन क्या फैसिलिटीज ले सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं। फैसिलिटीज की बात कर रहे थे तो देखिए, अपन सीजीएचएस में क्या ओपीडी कंसल्ट कर सकते हैं, जाते हैं अपन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, दवाई लेके आ जाते हैं। स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन, कभी कभी क्या होता है कि पर्टिकुलर डेज को स्पेशलिस्ट भेजते हैं, जैसे गायनिक बैठेगा, डेंटल बैठेगा, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बैठेंगे, तो वो स्पेशलिस्ट कंसल्टेटिव अपन कर सकते हैं। आप या तो आपकी डिस्पेंसरी में या फिर कहीं कहीं पे फिक्स जगह पे वो बैठते हैं, वहां पे जाके पर्टिकुलर डेज को पर्टिकुलर डिस्पेंसरी में बैठते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। इंडोर ट्रीटमेंट, अगर आपने इंडोर ट्रीटमेंट ले सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, एम्पेनेड प्राइवेट हॉस्पिटल में, अगर आपके पास सीजीएचएस कार्ड है और वहां पे जो ट्रीटमेंट लिया है उसका रेम्बर्समेंट ले सकते हैं। रेम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर ट्रीटमेंट अवेल्ड एट गवर्नमेंट और एम्पेनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल, तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, उस पैसे को रेम्बर्स करवा सकते हैं। कैशलेस फैसिलिटीज अवेलेबल है, किसके लिए, पेंशनर्स के लिए। पेंशनर्स को क्या करना पड़ता है, पेंशनर को पैसा नहीं देना पड़ता है, पेंशनर अपना ट्रीटमेंट ले सकता है, बाद में पैसे उनके पास आते रहते हैं हॉस्पिटल वालों के पास, तो उनके लिए कैशलेस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ठीक है, इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बस अपने को पता होना चाहिए कि अपने को ये फैसिलिटी सीजीएचएस से मिलती है। ठीक है, चलिए अब अपन बात करेंगे, टाइमिंग की बात करेंगे, सीजीएचएस वेलनेस सेंटर के टाइमिंग की, और वार्ड्स की बात करेंगे कि किस पे तक वाले को कौन सा वार्ड मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेलनेस सेंटर के अपन टाइमिंग की बात कर रहे थे, तो देखिए अपना जो वेलनेस सेंटर का जो सीजीएचएस डिस्पेंसरी है उसी को वेलनेस सेंटर कहते हैं। तो इसकी टाइमिंग रहती है 7:30 AM से 2 PM। ठीक है, ये भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगी, जो गए नहीं कभी उनको कैसे पता होगी ना, तो ये ध्यान रखिएगा, ये उसका टाइमिंग रहता है। ओपन ऑल वर्किंग डेज, कब से कब तक खुलेंगे, मंडे टू सैटरडे ओपन रहते हैं। क्लोज कब रहते हैं, संडे को क्लोज रहते हैं। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई हॉलीडेज है उस दिन ये क्लोज रहेंगे। लेकिन अगर 3 हॉलीडेज एक साथ आ गए तो ये क्या है, क्लोज होंगी केवल 2 ही हॉलीडेज को। जैसे संडे को इनका ऑफ रहता है, मंडे और ट्यूसडे को क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट हॉलीडेज है, तो ये क्या है, ये केवल क्लोज रहेंगे संडे और मंडे को। ट्यूसडे को इनको क्या करना पड़ेगा, ओपन होना ही पड़ेगा। तो क्लोज कब रहेंगे, केवल 2 दिन क्लोज रह सकते हैं लगातार। कंसेक्यूटिव का मतलब है लगातार। अगर 3 जैसे 2 हॉलीडेज आ गए, संडे आ गया, तो 3 दिन ये लगातार क्लोज नहीं हो सकते हैं। अब देखिए एंटाइटलमेंट ऑफ वार्ड्स की बात करते हैं, किसको कौन कौन सा वार्ड एंटाइटल है। तो देखिए अप टू 47,600, मतलब जो अपनी डबल ए वो है, जो अपने डबल ए तक है, अप टू डबल ए, जो 4800 ग्रेड पे तक, वो इनको क्या है, अपने को जनरल वार्ड मिलता है। इसके ऊपर 476012 63100 सेमी प्राइवेट, और 63101 और अबोव को क्या मिलता है, प्राइवेट वार्ड। इनके लिए ये क्या है, एंटाइटल है। ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना, ट्यूशन आ सकता है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए अब अपन बात करेंगे प्लास्टिक कार्ड की। जो सीजीएचएस बेनिफिशियरी उनको एक प्लास्टिक कार्ड मिलता है, तो ये किस किस को मिलेगा? जो भी सीजीएचएस बेनिफिशियरी है उनको मिलेगा और उनके फैमिली मेंबर्स को। मतलब जैसे मैं हूं और अगर मैंने अपनी वाइफ का और अपने पेरेंट्स का नाम ऐड करवा रखा है तो मुझे कितने कार्ड मिलेंगे? मुझे टोटल 4 कार्ड मिलेंगे, एक मेरा, एक मेरी वाइफ का, एक मेरी मदर का और एक मेरी फादर का। 4 कार्ड मिलेंगे, फोटो आईडी कार्ड। और उनपे क्या रहेगी? फोटो आईडी कार्ड रहेगी। और उसके साथ क्या रहेगा? उस पे यूनिक बेनिफिशियरी आईडी रहेगी, यूनिक बेनिफिशियरी नंबर रहेगा उस पे। सबका अलग अलग रहेगा, जो हमारे 4 मेंबर है उन चारों का अलग अलग रहेगा। ठीक है, अगर आपका कार्ड खो जाता है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा जो भी आपका एडिशनल डायरेक्टर है उसके पास, उसकी डुप्लीकेट कॉपी के लिए, डुप्लीकेट कार्ड के लिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एफआईआर की कॉपी देनी पड़ेगी और 50 रुपए आपको, जो नया कार्ड बनवाना है उसके लिए आपको 50 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। ये आप देखिएगा, आपका जो सीजीएचएस कार्ड अगर किसी के पास हो तो उसको आप पीछे देखिएगा, उस पर लिखा हुआ भी है कि अगर आपकी कॉपी खो जाती है, अगर आपका कार्ड खो जाता है तो आप 50 रुपए देके, एडिशनल चार्ज देके आप अपना नया कार्ड बनवा सकते हैं। ठीक है, एडिशन और डिलीशन की बात करेंगे। जैसे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसकी शादी हो गई या फिर क्या है उसके बच्चा हो गया, तो उस कंडीशन में क्या है कि वो उनका नाम क्या है ऐड करवाना चाहेगा, अपने जो भी कार्ड में नाम ऐड करवाना चाहेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको ड्यूली एंडोस्ड फॉर्म भर के जमा करवाना पड़ेगा डिपार्टमेंट के पास में और उनका नाम ऐड हो जाएगा। डिलीट, अगर मान लीजिए मेन कार्ड होल्डर है, जो मैन है, जैसे मान लो जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो मैन कार्ड होल्डर है, अगर उसकी डेथ हो जाए तो कार्ड क्या हो जाएगा? कार्ड इनवैलिड हो जाएगा। उसकी डेथ हो गई तो कार्ड इनवैलिड हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा कि स्पाउस को अप्लाई करना पड़ेगा कि नए कार्ड के लिए। स्पाउस के पास जो पुराना कार्ड है वो भी इनवैलिड हो जाएगा, तो उसको एक नए कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और उस नए कार्ड में उसको ओल्ड सीजीएचएस कार्ड लगा देना है और डेथ सर्टिफिकेट लगा देना है, तो उसको क्या है? नया कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, एक है ना जो अपन इसकी प्लास्टिक कार्ड की मतलब प्रोसीजर क्या होती है, अपन सीजीएचएस कार्ड कैसे बना सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी क्वेरी है और बहुत सारे लोग क्या है इसके लिए वेट करते रहते हैं कि यार पता ही नहीं है कैसे बनाते हैं, पता ही नहीं है कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए क्या है कि पूरी प्रोसीजर ए से जेड तक कहाँ पे जाना है, अपने को cghs.nic.in पे जाना है। वहां पे जाके है ना जो उसकी क्या प्रोसीजर है, कैसे फॉर्म को फिल करना है और उसके साथ क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। तो अगर मैं यहाँ पे उसके लिए बनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और ये वीडियो एक लंबा हो जाएगा। तो उसके लिए क्या है कि मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपको प्लास्टिक कार्ड बनाना है तो आप कैसे बना सकते हैं, उसकी सारी प्रोसीजर के बारे में वो अपन अलग से बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए वैलिडिटी की बात कर लेंगे अपन। कार्ड की वैलिडिटी कब तक रहती है? तो कार्ड की वैलिडिटी है टिल रिटायरमेंट तक रहती है, लेकिन हो सकता है कि अलग अलग सिटीज में अलग अलग डेट का रिटायरमेंट। जैसे मैं खुद के कार्ड की बात करूं तो मेरे कार्ड की वैलिडिटी कितनी है? 5 साल की, उसके पीछे लिखा भी हुआ है और उसमें एक्सपायरी 2023 की है। 23 को ये कार्ड क्या है? एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है मुझे नया कार्ड बनवाना पड़े। चलिए अब अपन बात करेंगे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं। अगर अपने को सीजीएचएस डिस्पेंसरी में, वेलनेस सेंटर में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना है तो उसकी पूरी प्रोसीजर की बात करेंगे, ए से जेड तक कैसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन गूगल पे जाके जाएंगे cghsnic.in पे, गूगल पे या फिर आप इंटरनेट एक्सप्लोर पे कहीं पे भी जाइए। उस पे जाएंगे तो यहाँ पे ऐसे 3 लाइन बनी हुई रहेगी। ठीक है, देखते हो आप, कोने में जाओगे आप तो 3 लाइन दिखेगी। उसमें ऑप्शन आएगा बुक अपॉइंटमेंट का, उसमें ही देखो बुक अपॉइंटमेंट के नीचे ऑप्शन आ रहा है अप्लाई प्लास्टिक कार्ड का, तो वहीं से अप्लाई होता है प्लास्टिक कार्ड और ऑनलाइन अप्लाई होता है। ऑनलाइन डिटेल भर के फिर फॉर्म का प्रिंट आउट लेके और फिर आगे बढ़ना पड़ता है, वो अपन अलग वीडियो में बात करेंगे। उसमें आपको क्या डालना है, उसमें आप बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक किया तो ऊपर कुछ चीजें छोड़ दीजिए, एकदम नीचे आइएगा उसके। अगर आप चाहें तो अभी भी आप ओपन करके देख सकते हैं वीडियो के साथ ही, आप मोबाइल में या लैपटॉप में कहीं पे भी ओपन कर लीजिए। तो वहाँ बेनिफिशियरी आईडी, वहां पे अपने को क्या है, जो भी अपना सीजीएचएस कार्ड नंबर है वो डाल देना है और जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है।
तो आपने जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर करवाया हुआ है उस पर क्या है, ओटीपी आएगा और वो आपको एंटर करना है और नीचे प्रोसीड लिखा हुआ रहेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। हो गया क्लिक। अब आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपको बेनिफिशियरी डिटेल दिख जाएगी। वहां पे आपको अपना नाम दिखेगा, अपनी फोटो दिखेगी, ठीक है। अब वहां पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक तो प्रोसीड दिखेगा और उसके पास में यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा नोट यू, ठीक है। अगर प्रोसीड करते हैं तो आगे बढ़ जाएंगे। नोट यू मतलब अगर आप कुछ गलत हो गया है, इनवैलिड, अगर मान लो बेनिफिशियरी आईडी, वैसे तो कुछ होना नहीं चाहिए, बेनिफिशियरी आईडी अगर गलत डलती तो आपके पास ओटीपी नहीं आता, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप नोट यू करेंगे तो आप पहले मतलब प्रीवियस कंडीशन में चले जाएंगे, आपको फिर से सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी। प्रोसीड पे चले गए। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको सिटी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। सिटी आपने सेलेक्ट की, उसके बाद में सेलेक्ट स्पेशलिस्ट, आपको किस चीज का, अगर स्पेशलिस्ट चाहिए, डेंटल चाहिए, ऑर्थो चाहिए, गायनिक चाहिए या जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो आप उसमें से ड्रॉप डाउन मेनू से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन मेनू रहेगा। आपने जैसे सेलेक्ट किया उस हिसाब से फिर आपको डिस्पेंसरी दिखाएगा वो। जैसे आपने डेंटल सेलेक्ट किया तो वो बताएगा कि इस डिस्पेंसरी में एक हो सकती है, दो हो सकती है, चार हो सकती है, कि यहाँ पे क्या है कि डेंटल के डॉक्टर हैं। हो सकता है कि जिस डिस्पेंसरी में आपका कार्ड बना हुआ हो या आपकी नियरेस्ट डिस्पेंसरी हो वहां पे हो सकता है कि नहीं बैठता हो, तो आपको वहां पे कौन से डिस्पेंसरीज दिखाएगा जिसमें ये अवेलेबल हो। उसके बाद में आपको डॉक्टर का नाम दिखाएगा, वो भी एक हो सकते हैं या एक से ज्यादा हो सकते हैं। ये सब आपने फिल कर दिया, फिर आपको क्या है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको एक कैलेंडर डिस्प्ले होगा, उस कैलेंडर से आपको क्या है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जो भी है वो आपको सेलेक्ट करनी है। वो जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर टाइमिंग का स्लॉट आ जाएगा, 7:30 AM, 8 AM, 8:30, 9 और आगे तक। वो आपने जैसे ही सिलेक्ट किया तो आएगा प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट, इस पे आपने क्लिक किया तो आएगा कंफर्म टू बुक अपॉइंटमेंट। तो ये आपकी क्या है, अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगी, ठीक है। इसमें देखिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या करना है, cghs.nic इन पे जाना है, बुक अपॉइंटमेंट पे जाना है, बेनिफिशियरी आईडी डालनी है, ओटीपी जनरेट करना है, ओटीपी एंटर करके प्रोसीड करना है। उधर आपको बेनिफिशियरी डिटेल दिख जाएगी, फिर आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है, सिटी सेलेक्ट करनी है, स्पेशलिटी सेलेक्ट करनी है, डिस्पेंसरी सेलेक्ट करनी है, डॉक्टर सेलेक्ट करना है, प्रोसीड पे जाना है, कैलेंडर में जो डेट आपको अपॉइंटमेंट की चाहिए वो सेलेक्ट करनी है, आपको टाइमिंग स्लॉट सेलेक्ट करना है, आपको किस टाइम पे आपको डॉक्टर को दिखाने जाना है, प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है और कंफर्म टू बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है, तो आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी बात हो गई, अपन ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे बुक करवा सकते हैं सीजीएचएस वेलनेस सेंटर के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब रेफरल प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा डाउट रहता है। अगर अपने को ओपीडी कंसल्टेशन लेना है स्पेशलिस्ट से, अगर अपने को स्पेशलिस्ट से ओपीडी कंसल्टेशन लेना है तो अपन के पास दो ऑप्शन रहेंगे, या तो अपन क्या करेंगे, उसको रेफर करवाएंगे या फिर नहीं करवाएंगे। तो किस कंडीशन में नहीं करवाते हैं, विदाउट रेफरल अपन कब रहते हैं, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आपको क्या है कि रेफर करवाने की जरूरत नहीं, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए और स्पेशलिस्ट से अपना ट्रीटमेंट करवाइए। वैसे भी आजकल तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो फ्री है सब कुछ, तो इसकी इतनी ज्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मेन ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आपको क्या है, एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको ट्रीटमेंट लेना है किसी स्पेशलिस्ट से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी मेडिकल ऑफिसर या फिर जो भी वहां का चीफ मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज होगा उससे एक रेफर लेटर अपने को लाना है। वो रेफर लेटर में लिख के देगा, या तो हॉस्पिटल का नाम लिख के देगा या फिर क्या लिख के देगा, रेफर टू एम्पैनल्ड हॉस्पिटल। तो आपको फिर क्या है कि आपको ये रेफर लेटर लेके यहाँ पे जाना है। ये रेफर, अगर आपको ये रेफर कर दिया तो फिर अपन एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो एक्चुअली क्या है कि आपको वहां पे जाके बताना है कि मैं सीजीएचएस कार्ड होल्डर हूं। तो आपको क्या है कि वो सीजीएचएस रेट के हिसाब से आपकी जो भी आपकी कंसल्टेशन फीस है या फिर जो भी आपके टेस्ट है उनके चार्जेस उसी के हिसाब से लेंगे। और फिर वो सारे बिल आपको इस रेफर लेटर के साथ में जो अपना मेडिकल फॉर्म होता है 2004, वो आपको मैं अटैच भी कर दूंगा, इस वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा उसका, तो वहां से आप भी वो ले सकते हैं। तो वहां पे आपको भर के ये रेफर लेटर के साथ में ये बिल के साथ में आप लगा देंगे
तो आपको ऑफिस से क्या मिल जाएगा, उसका रेम्बर्समेंट मिल जाएगा। ये रेफरल लेटर वैलिड रहता है 1 मंथ के लिए या फिर 3 कंसल्टेशन के लिए, जो भी हो। अगर आप 1 महीने से कम में भी 3 कंसल्टेशन करवा लिया आपने, तो फिर आपको दोबारा क्या करना पड़ेगा, रेफर करवाने के लिए जाना पड़ेगा मेडिकल ऑफिसर या फिर सीएमओ के पास में। दूसरा ये हो गई बात। अब अपन एक बात करेंगे, अगर अपने को लिस्ट चाहिए जो भी अपने एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है, डायग्नोस्टिक सेंटर है, या फिर सीजीएचएस की किस चीज के लिए क्या रेट है, तो उसके लिए ये साइट है। आपको कहाँ जाना है, cghs.nic.in/reports/view, और वो के ये अंडर कोलन है, यहाँ पे जाके आपको hospital.jsp, अगर आपने ये गूगल पे डाला और वहां पे क्लिक किया तो आपके पास क्या है कि एक स्क्रीन ओपन होगी। उसमें क्या है, 2 ऑप्शन रहेंगे, सेलेक्ट सिटी, तो आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से जिस भी सिटी के आप जानना चाहते हैं हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर, तो वो क्लिक कीजिए। और नीचे रहेगा सर्च फॉर, किसके लिए आप सर्च कर रहे हैं, एम्पैनल्ड हॉस्पिटल या डायग्नोस्टिक सेंटर का एक रहेगा, और अप्रूव्ड सीजीएचएस रेट के लिए दूसरा रहेगा। इन दोनों में से जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो चीज आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, इसके लिए आपके पास डायरेक्ट साइट अवेलेबल है। ध्यान दीजिए, कभी भी अपन अगर आप गूगल पे सर्च करते हो कि एम्पैनल्ड हॉस्पिटल क्या है, तो अपने को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, वहां पे इतनी आसानी से मिलता नहीं है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट डालेंगे तो आपको डायरेक्ट लिस्ट भी मिल जाएगी और सीजीएचएस रेट्स भी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अपन बात करेंगे ग्रीवेंस की। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, सीजीएचएस डिस्पेंसरी में जाते हैं, तो अपन कंप्लेन कहाँ पे कर सकते हैं, तो उसके लिए अगर आप वेलनेस सेंटर की बात करें, मतलब अगर डिस्पेंसरी की बात करें, तो वहां पे जो भी वहां का चीफ मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज होगा उसके पास जाके अपन कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरा, अगर सिटी और जोन लेवल पे अपने को कंप्लेंट करनी है, तो एडिशनल डायरेक्टर है जो भी वहां का उस सिटी का या जोन का, उसके पास कंप्लेंट कर सकते हैं। साइट पे भी दिया हुआ है, आप साइट पे जाओगे तो रेड्रेशल ग्रीवेंस दिया हुआ है, वहां पे आपको इनकी सबकी डिटेल्स भी मिल जाएगी, ईमेल आईडी, फोन नंबर सब मिल जाएंगे। या फिर आपका जो सीजीएचएस वेलनेस सेंटर है, वहां पे एक सजेशन या कंप्लेंट बॉक्स होता है, ऐसा देखा होगा, इसमें आप कंप्लेंट डालिए, सजेशन डालिए। अगर आपकी कंप्लेन है तो ये सॉर्ट आउट होती है हर मंथ के सेकंड सैटरडे को। मंथ का जो सेकंड सैटरडे होता है उसको एक एडवाइजरी कमेटी बैठती है और वो कोशिश करती है इसको शॉर्ट आउट करने की। सभी वेडनेसडे को, मंथ के जितने 4 वेडनेसडे आते हैं तो 4 को या 5 को, इस दिन क्या है, एडिशनल डायरेक्टर से जिसने भी कंप्लेंट है, जैसे मैंने कोई कंप्लेंट की है तो मैं एडिशनल डायरेक्टर से मिल सकता हूं मेरे ग्रीवेंस को, मतलब मेरी जो भी समस्या है उसके सॉल्व करने के लिए वेडनेसडे को मैं एडिशनल डायरेक्टर से मिल सकता हूं। या फिर अपन कंप्लेन कर सकते हैं, एक पोर्टल है portal.gov.in, यहाँ पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर अपन ईमेल के द्वारा कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन बस इसमें एक दो छोटी बातें रही हैं वो बात करते हैं, जैसे क्लेम सबमिशन का टाइम। सीजीएचएस में अपन ने जो ट्रीटमेंट लिया है उसके कितने महीने के अंदर अपन कंप्लेन अपना जो भी रेम्बर्समेंट, जो भी मेडिकल बिल्स है वो सबमिट कर सकते हैं। तो क्लेम सबमिशन के लिए है ना, जो 3 मंथ्स का टाइम दिया हुआ है, क्लेम सबमिशन के लिए कितना है, 3 मंथ्स का टाइम दिया हुआ है आपको। विद इन 3 मंथ्स जो भी अपना क्या होता है, एक मेडिकल फॉर्म होता है 2004, ठीक है, अटैचमेंट है उसका, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैचमेंट दिया हुआ है, तो आप वहां से भी वो ले सकते हैं। उसमें भर के आपको क्या है, 3 महीने के अंदर सारी डिटेल भर के उसके साथ आप क्या लगाएंगे, अपना सीजीएचएस कार्ड की कॉपी लगाएंगे। फिर अगर आपने प्राइवेट एम्पैनल सेंटर में ट्रीटमेंट लिया है तो रेफर लेटर लगाएंगे। उसके बाद में जो भी प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं डॉक्टर के, उनकी जेरोक्स लगाएंगे। मेडिकल बिल लगाएंगे, जो भी है मेडिकल बिल्स क्या लगते हैं, हमेशा ओरिजिनल मेडिकल बिल्स लगते हैं। ठीक है, ये सब आप वहां पे क्या करेंगे, अटैच करेंगे। और हमेशा ये क्या है, ये जो मेडिकल जो फॉर्म सबमिट करते हैं वो डुप्लीकेट में करते हैं, मतलब उसकी एक तो ओरिजिनल कॉपी और एक डुप्लीकेट कॉपी, उसकी एक जेरोक्स कॉपी, 2 कॉपी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। जो ओरिजिनल कॉपी होती है वो तो कहाँ जाती है,
वो तो पीओ के पास चली जाती है, जो भी अपना पे एंड अकाउंट ऑफिसर है जो बिल पे करता है, और जीरोक्स कॉपी वो ऑफिस रिकॉर्ड के लिए ऑफिस में रहती है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर होता है अपने को क्लेम सबमिशन का। एक इसमें बात और रह गई है, सीजीएचएस हेल्पलाइन नंबर भी है एक। सीजीएचएस हेल्पलाइन नंबर है 180020889900। तो ये सीजीएचएस हेल्पलाइन नंबर है 24/7। आप यहाँ पे भी कॉल करके आपसे कोई भी आपकी समस्या है उसके लिए आप यहाँ पे फोन करके और उनसे बात कर सकते हैं और आपकी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये अपना आज अपन ने क्या कंप्लीट किया। आज अपन ने जो भी सीजीएचएस से रिलेटेड ए से लेकर जेड तक, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी बातें अपन ने पढ़ ली है। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, ये अपने जनरल लाइफ के लिए भी बहुत यूजफुल है। अब इसमें एक बात रह गई है कि प्लास्टिक कार्ड बनाने की क्या प्रोसीजर है, उसके लिए कहाँ पे जाना है, किस पे क्लिक करना है। उसके लिए मैं क्या है जल्दी ही एक वीडियो बनाऊंगा, एक छोटा सा वीडियो रहेगा, तो उससे क्या है आप आसानी से अभी भी अपना प्लास्टिक कार्ड अगर जिन्होंने नहीं बनाया वो बना सकते हैं। चलिए अब मैं लास्ट में वही कहूंगा कि देखिएगा ये जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ इसके लिए क्या है 2 या 3 अलग अलग जगहों से क्या मुझे कंटेंट इकट्ठा करना पड़ता है, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने पड़ते हैं, उसके बाद नोट्स बनाने पड़ते हैं, तो इसमें मेरा बहुत टाइम कंज्यूम होता है। तो अगर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नया अपलोड आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आप अगर ऐसा करेंगे तो मैं क्या मोटिवेट होऊंगा, और मोटिवेट जितना होऊंगा उतने ही और वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, उतना ही और ज्यादा वीडियो बनाऊंगा जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, चलिए बाय बाय। चलिए बाय बाय।